समस्या भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की है। भारतीय जनता पार्टी की आज की लीडरशिप ये मानती है कि अगर किसी ने हमें वोट नहीं दिया तो उसको इसकी सज़ा दी जाए और उसको एहसास किया कराया जाए कि तुमने बहुत बड़ी गलती करी और अब तुम्हें हमें वोट देना है। एक पार्टी उन्हीं मुद्दों पे लगातार हारती आ रही है, एक पार्टी उन्हीं मुद्दों पे लगातार जीतती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कहती है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। भारतीय जनता पार्टी 2020 में भी यही कहती थी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले कार्यकाल के अंदर हमारी 450 फाइलें जो हैं कि सीएजी ऑडिट करवा ली, तरह तरह के आरोप लगाए गए, हमारे लोगों को बेईमान कहा गया और भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही कि केजरीवाल तो दिल्ली के खजाने का पैसा लुटा रहे हैं। नमस्कार, पंजाब केसरी पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी। सौरभ भारद्वाज जी के साथ आज हम दिल्ली विधानसभा चुनावों से लेकर करेंगे बातचीत। सौरभ जी दिल्ली के ही बाशिंदे हैं और दिल्ली की स्थिति को, दिल्ली की समस्याओं को बहुत बेहतर समझते हैं। तो सौरभ जी, पंजाब केसरी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। सौरभ जी, मेरा पहला जो सवाल है वो दिल्ली सरकार और एलजी के बीच जो लगातार टकराव होते रहते हैं, बहुत सारे रीज़न है, हर मसले पर टकराव होता है। क्या वजह है इसकी? इससे पहले जब शीला सरकार थी तब इस तरीके की चीज़ें सामने नहीं आती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार के आने के बाद लगातार ऐसी स्थितियां देखी जा रही हैं। देखिए, शीला जी की जब सरकार थी तब देश में एक और ज़माना था, एक अलग ज़माना था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। जब हमारी सरकार बनी तो कांग्रेस ने कुछ वर्षों तक ये बात पूछी कि हमारी तो नहीं होती थी तकरार, आपकी क्यों होती है। और फिर कांग्रेस की टकरार पुडुचेरी में वहाँ की एलजी किरण बेदी से शुरू हुई और उसके बाद तो केरला के अंदर लेफ़्ट की टकरार वहाँ के गवर्नर से हुई, वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की टकरार वहाँ के गवर्नर से हुई, तमिलनाडु के अंदर डीएमके की सरकार की टकरार वहाँ के गवर्नर से हुई, कांग्रेस की टकरार भी जहाँ जहाँ इनके मुख्यमंत्रियों ने कुछ अच्छा करना चाहा, गवर्नरों ने टांग अड़ाई। तो ये समस्या आम आदमी पार्टी, लेफ़्ट, डीएमके या कांग्रेस की नहीं, ये समस्या भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की है। भारतीय जनता पार्टी की आज की लीडरशिप ये मानती है कि अगर किसी ने हमें वोट नहीं दिया तो उसको इसकी सज़ा दी जाए, उसको प्रताड़ित किया जाए और उसको एहसास किया कराया जाए कि तुमने बहुत बड़ी गलती करी और अब तुम्हें हमें वोट देना है। और इसलिए चुनी हुई राज्य सरकारों को परेशान किया जाता है, गवर्नरों द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्रियों को बेइज्जत किया जाता है, जो कानून वहाँ की विधानसभा में पारित होते हैं उन कानूनों को लेके गवर्नर कई कई महीने बैठ जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गवर्नरों को फटकार लगाई जाती है तो वो कानून जो है बन पाते हैं। तो ये जो नया दौर है भारतीय जनता पार्टी का, वो एक ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो यकीन रखता है और उनको लगता है कि दूसरे का अगर हम काम रोक देंगे तो हम उससे बेहतर नज़र आएंगे कि देखो ये काम नहीं कर पा रहा, इसके काम हमने रोक दिए, हमें दो। मगर इस देश की पब्लिक इस तरह से नहीं सोचती। इस देश की पब्लिक ये देखती है कि हमने किसी को अपना वोट दे के चुना और ये सरकार, ये केंद्र सरकार उस चुने हुए व्यक्ति को काम नहीं करने दे रही, तो जनता और ज़्यादा जो है उस चीज़ से नाराज़ होती है, दुखी होती है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार दिल्ली के अंदर हारती है। अच्छा सौरभ जी, अभी पूरी तरीके से दिल्ली में विधानसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। आपकी पार्टी ने भी 31 लोगों की टिकट की उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कल रात कांग्रेस ने भी अपने 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस चुनाव में बेसिकली आम आदमी पार्टी अपनी किस रणनीति के तहत काम कर रही है? अभी रिसेंटली कल ही केजरीवाल साहब ने एक नई घोषणा भी की है, उसका 2100 रुपये महिलाओं को महीना देने का। इसका कितना इम्पैक्ट इस चुनाव पर पड़ने वाला है? बीजेपी लगातार आपके ऊपर हमलावर भी है। इन्हीं सब जो आपकी मुफ्त की जो घोषणाएं हैं, मुफ्त की रेवड़ी वाली जो घोषणाएं हैं, उसको लेकर भाजपा आपके ऊपर काफ़ी अग्रेसिव रहती है। देखिए,
अगर आप इस चुनाव को ऊपर से देखें तो पिछले 2-3 चुनाव जिन मुद्दों पे लड़े गए हैं हूबहू उन्हीं मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। आप सोचिए कि ये कितनी मज़ेदार बात है कि एक पार्टी उन्हीं मुद्दों पे लगातार हारती आ रही है, एक पार्टी उन्हीं मुद्दों पे लगातार जीतती आ रही है। अब वो मुद्दे क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी कहती है केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं। भारतीय जनता पार्टी 2020 में भी यही कहती थी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले कार्यकाल के अंदर हमारी 450 फाइलें जो हैं कि CAG ऑडिट करवा ली, तरह तरह के आरोप लगाए गए, हमारे लोगों को बेईमान कहा गया। और भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही कि केजरीवाल तो दिल्ली के खजाने का पैसा लुटा रहे हैं। केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी लगातार कहती रही कि भाई ये टैक्स पेयर का पैसा है, हम उन्हीं लोगों के ऊपर ये पैसा खर्च करना चाह रहे हैं ताकि उनका भला हो जाए, उनके बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, अगर ज़रूरत पड़े तो उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाएं, उनको बिजली पानी की सहूलियत मिल जाए, बिजली जो है 200 यूनिट फ्री, 400 यूनिट आधे दाम पे मिल जाए, 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो जाए, 20,000 लीटर पानी महीने का मुफ्त हो जाए। हम लगातार उसी बात पे लड़ रहे हैं। आप मज़ेदार बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव हारने के बाद भी कुछ नहीं सीख रही। पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये रही है किसी तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार के काम रोक दिए जाएं, ठीक है। और हमारी कोशिश ये रही है कि चलो रुकते सही किसी ना किसी तरीके से इन कामों को करा दिया जाए। मैं जब पहली बार MLA बना, मैं तो नया था बिल्कुल राजनीति के अंदर, तो हमारे काउंसलर थे भारतीय जनता पार्टी के, तो मैं पानी की लाइन डलवाने के लिए फंड पास करा के लाता था और वो बीजेपी के काउंसलर जो है वो किसी ना किसी बात पे उसको रुकवा देते थे। रोड कटिंग परमिशन नहीं दी जी तुमने, इसका पैसा नहीं भरा तुमने, तो वो आए MCD वाले आते थे, वो हमारे टूल्स ये वो उठा के ले जाते थे, काम रोक दिया जाता था। चलो भी ठीक है। और उन्होंने हमें काम नहीं करने दिया। पहले 1 साल 2013 से 2014 तक जब मैं रहा तो वहाँ पे ये ड्रामेबाजी लगातार चलती रही, चाहे वो चिराग दिल्ली हो, चाहे वो खिड़की एक्सटेंशन हो, चाहे वो सावित्री नगर हो। मगर उस 1 साल की राजनीति के अंदर मैं ये सीख गया, पब्लिक जो है वो सब देखती है और पब्लिक सब कुछ जो है ना समझती है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक मेरे लिए लड़ने आ गई बीजेपी के काउंसलर से कि नहीं ये सौरभ ठीक है तू गलत है इसके साथ। उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे साथ और वो चुप भी रहे। मैं भी सोचता रहा यार इन लोगों के लिए मैं इतना वो करता हूँ, ये तो चुप ही रहते हैं। हिंदुस्तान के यहाँ जो एक हमारे कहावत है ना बड़ी पुरानी, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। ये जो है ना ये हमारे देश की संस्कृति की सभ्यता की जड़ों में है। बिल्कुल। मारने वाले से बचाना वाला बड़ा है और काम रोकने वाले से काम करने वाला बड़ा है। तो पब्लिक ये चीज़ देखती है कि तुम अपनी पूरी एनर्जी किस चीज़ में लगा रहे हो, उसके काम रोकने में लगा रहे हो आप पूरी एनर्जी, ठीक है। और वो आदमी आपसे लड़ के भिड़ के किसी तरीके से कोर्ट जाके यहाँ जाके कुछ कुछ करके वो कराने की कोशिश कर रहा है। 100 में से 100 नहीं भी करा पा रहा, 100 में से 80 करा रहा है, 100 में से 70 करा रहा है, 100 में से 20 करा रहा है, मगर वो कराने में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस बारीक सी बात को आज 11 साल में भी नहीं समझ पाई है। वो अपने उसी मॉडल को और ज़्यादा एग्रेसिवली करती चली जा रही है। आप इस चीज़ को देखो, चाहे वो नजीब जंग हो, चाहे वो अनिल बैजल हो, चाहे VK सक्सेना साहब हो, है ना, वो उसी धुरी पे ही चल रहे हो। उनको कहीं ऐसा लग रहा है कि इसके काम हम ऐसे रोक दें कि जनता हमें वोट डाल दे, और ऐसा नहीं होगा। बेसिक प्रॉब्लम ही भारतीय जनता पार्टी की ये है कि वो बदनीयती से जनता का दिल जीतना चाह रही है, वो आप नहीं जीत पाओगे। और देखो, जब एक काउंसलर के लेवल पे जनता समझती है, जहां अखबार में कहीं नहीं छपता, कहीं कोई ना छपता है कि काउंसलर ने जो है ये MCD वाले लोग भेजे थे और इन्होंने जो है लोगों के वो जो टूल्स थे और कुल्हाड़ी उठा ली, कहीं नहीं छपता है। कुछ लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत और वो कोई बता के कोई ना जाते हैं हमें काउंसलर ने भेजा है। वो तो ये कहते हैं MCD वाले, नहीं जी इन्होंने परमिशन नहीं ली इसलिए हम रोक रहे हैं इनका काम। मगर जनता समझती है। अब यहाँ तो अखबारों में रोज छपता है कि इन्होंने क्या बस मार्शल्स को इन्होंने 10,000 लोगों को निकाल दिया, इन्होंने जी वो डेटा एंट्री ऑपरेटर थे गरीब अस्पतालों के अंदर OPD का कार्ड बनाते थे उनको निकाल दिया, योगा सिखाते थे कुछ गरीबों के बच्चे उनको निकाल दिया। मतलब आप सिर्फ लोगों को नौकरी से निकालने का काम कर रहे हो। और आप उसके अंदर क्या कहते हो
नहीं, फला कानून का पालन नहीं हुआ था, फला रूल का पालन नहीं हुआ था, फला अफसर कह रहा है कि ये प्रक्रिया गलत थी। लोग इन चीज़ों से बहुत चिढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि यार ये प्रक्रिया कानून ये वो, तुम साला गरीब के बच्चे के लिए ही जो है आप वो कर रहे हो, तो वो पब्लिक उन चीज़ों से चिढ़ती है। इसीलिए लगातार अपनी स्ट्रेटजी को ये और ज़्यादा एग्रेसिव करते चले जा रहे हैं और इसीलिए इस बार भी हारेंगे। अभी नया मसला था, आप ही ने शायद शुरू किया था, पेड़ काटने का एक इशू था, बहुत सुर्खियों में रहा। बेसिकली वो ऐसा क्या इशू था सर वो? देखिए, ये इशू किसी तरीके से कोर्ट के संज्ञान में आया। दिल्ली के अंदर जो पेड़ हैं, खास तौर पे जो फॉरेस्ट के अंदर पेड़ हैं, रिज के अंदर पेड़ हैं, उसको काटने की इजाज़त दिल्ली की सरकार भी नहीं दे सकती। उसको काटने की इजाज़त सिर्फ और सिर्फ देश की सबसे बड़ी अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट है, वही दे सकती है। डीडीए जो कि केंद्र की एक संस्था है जिसके चेयरमैन उपराज्यपाल महोदय हैं, उस डीडीए ने करीब 1642 पेड़ दिल्ली के जंगलों में काट दिए, ये जानते हुए कि इसकी परमिशन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। सौरभ जी, अभी आपने आरोप प्रत्यारोप की बात कही, तो भाजपा ने अभी बुराड़ी में एक सभा की थी कि एलजी के माध्यम से हमने 1700 करीब कॉलोनियों में बिजली मीटर लगवाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। वही चीज़ हमने दिल्ली सरकार की तरफ से आए संवाददाता सम्मेलन में सीएम साहिबा को बोलते हुए देखा कि दिल्ली की 1700 कॉलोनी में रहने वाले लोगों को एक राहत दी गई है। एनओसी बिजली मीटर लगवाने के लिए उन्हें पहले डीडीए की अनिवार्यता का पालन करना पड़ता था। तो मेरा आपसे सवाल है कि इस चीज़ को जनता कैसे समझेगी कि ये कार्य कराया किसने? देखिए, मेरा अपना मानना है कि जनता समझती है। जनता की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इंटेलिजेंस है, वो हमारे आप से, हम सब से बहुत ज़्यादा है। आप ये बात समझिए कि लगातार ये हो रहा है कि कोई काम अच्छा हो, दिल्ली सरकार का हो, तो भी एलजी साहब कहते हैं मैंने कराया, और कोई काम खराब हो, चाहे उनकी दिल्ली पुलिस का ही हो, तो उसकी कोई जिम्मेदारी लेने की कोशिश नहीं करता। ये क्रेडिट वॉर जो है, वो दिल्ली का एक मॉडल ऐसा है जिसकी वजह से ये वॉर चलेगी, ठीक है। बट हम जो है अब इसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करते हुए हमने इसको जनता के दिमाग पे, उसके विवेक पे छोड़ा हुआ है कि जनता अपने आप समझ लेगी। हम कोशिश करें कि और क्या दे सकते हैं जनता को, इसके लिए लगे हुए हैं। तो आपने कहा हम जनता को और क्या दे सकते हैं, जैसे कि आप ही के पास हेल्थ डिपार्टमेंट है जी। तो क्या भविष्य के चुनाव को देखते हुए हमारे पास आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, तो क्या उनको नियमित करने की कोई आपकी सरकार की योजना है, दूरगामी योजना? देखिए, नियमित करने की एक सबसे बड़ी समस्या है कि नियमित करना एक सर्विसेज डिपार्टमेंट का मैटर है जी। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये पावर हमें दी थी, मगर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के ज़रिए ये पावर हमसे छीन ली है। तो फिलहाल ये शक्तियाँ इनके पास हैं, मगर मैंने जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, इन्होंने इन शक्तियों को सिर्फ दुरुपयोग किया। कैसे किया? आप सोचिए कि गेस्ट टीचर्स ने सालों तक प्रदर्शन किया कि हमें पक्का करो, हमें पक्का करो, और जब पक्का करने की बात आई तो DSSB से आपने आवेदन पत्र निकाल दिए और उसके अंदर नए लोग चुन के आ गए, नए लोगों की नियुक्तियां हो गई और जो असली गेस्ट टीचर थे वो बाहर हो गए। तो आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या जो बस मार्शल्स के साथ भी जो समस्या आई कि इनको जब निकाला गया एलजी द्वारा तो ये कहा गया कि इनकी भर्ती की प्रक्रिया गलत है, हम इन्हें सही प्रक्रिया से लेंगे और हम इन्हें होमगार्ड की तरह लेंगे। मगर होमगार्ड की जब भर्ती की प्रक्रिया इन्होंने शुरू की DSSB के माध्यम से, तो देखिए, जब सरकारी पक्की भर्ती की प्रक्रिया होती है तो उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं। इतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, एज होगी। जब आदमी 10-10, 15-15 साल से नौकरी कर रहा है तो एज वेज के क्राइटेरिया से तो पहले ही बाहर हो जाता है। वो जो एग्ज़ाम देगा और जो कॉलेज से तुरंत लड़का निकला है वो एग्ज़ाम देगा, उनके उसमें भी स्टैंडर्ड में भी फ़र्क हो जाता है। और कई सारी समस्याएं हो जाती हैं। उम्र के साथ आदमी का वज़न बढ़ जाता है, उसकी फिजिकल कैपेसिटी घट जाती है। अब क्या हुआ कि एलजी साहब ने उनको बेवकूफ़ बना के होमगार्ड की नौकरी निकाल दी और 1600 कुछ भर्तियों के अंदर जो बस मार्शल आ पाए या सिविल डिफेंस वॉलंटियर आ पाए वो मात्र 200-250 आ पाए उस क्राइटेरिया में, उस क्राइटेरिया के अंदर। तो हो क्या रहा है कि जो पक्की करने की प्रक्रिया आज के
जो केंद्र सरकार और उनके एलजी की है, उससे जो बेचारे कच्चे हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, और नए लोग जो है वो पक्के आ जा रहे हैं और वो बेरोज़गार हो जा रहे हैं। और ये सिर्फ यही नहीं हुआ है, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्सिंग ऑर्डरलीज और एएनएम्स और फार्मासिस्ट के साथ भी यही हुआ। उन्होंने लंबा संघर्ष किया अपने पक्के होने के लिए, इन्होंने भर्तियां निकाल दी। हाई कोर्ट ने कहा कि आप अगर भर्तियां निकाल रहे हैं तो आप इनको वेटेज दीजिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उन्होंने बिना उनको वेटेज दिए सिर्फ एक एज क्राइटेरिया को रिलैक्सेशन करके एग्ज़ाम करा दिया। एग्ज़ाम में वो सारे फेल हो गए, नए लोग पास हो गए, अब वो नौकरी से निकाले जा रहे हैं, नए लोग उनकी जगह आ रहे हैं। तो आज के परिवेश में तो मैं जितने भी लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं उनको मैं यही कहता हूँ, मैं राय देता हूँ कि अभी फ़िलहाल जो है आप इसकी कोशिश मत कीजिए, वरना केंद्र सरकार आप ही के एजिटेशन का फ़ायदा उठा के आप ही को बाहर कर देगी। इस समय दिल्ली में पोस्टर वार चल रहा है, आम आदमी पार्टी कहती है कि आ रहे हैं केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। आपके बीजेपी वाले कहते हैं अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो ये जो सहने वाली बात है, जनता सह रही है, भाजपा सह रही है, इसके ऊपर आप अपने विचार रखिए। देखिए, ये जो बदल के रहेंगे ना, इससे हमें ज़्यादा एतराज़ है। पब्लिक नहीं चाहती कि जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं वो बदली जाए, ये सब कुछ बदलना चाहते हैं। जनता का सबसे बड़ा डर ही ये है कि ये अगर आ गए तो जो बिजली की जो 200 यूनिट मिल रहे हैं ये वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि शुरू से उसके विरोध में रहे हैं। पानी की जो 20,000 लीटर की मिली है वो ख़त्म करेंगे। शिक्षा का जो मॉडल खड़ा हुआ है उस सब को जो है वापस जो है उसी जगह लेके आ जाएंगे। तो पब्लिक जब ये कहते हैं ना बदल के रहेंगे, तो पब्लिक इनसे और ज़्यादा डर जाती है कि तो सब कुछ बदलेंगे, ये अपने हिसाब से करेंगे सब कुछ। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक जानती है। और पब्लिक, आप देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पिछले 1 महीने में, ये मेरा अपना आकलन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरा फला है, ये मेरा अपना आकलन है, पिछले 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे आ रहा है और बड़ी कंसिस्टेंसी से आम आदमी पार्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। जब तक अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तब तक जो है भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अच्छा जो है इन्होंने बढ़ाया था, और हम लोग जो है, हमारे सारे नेता जेल में थे, हम 2-4 छोटे छोटे लोग बाहर थे, हमको सरकार भी संभालनी थी, हमको पार्टी भी संभालनी थी, बचा के भी रखना था कि हमारे विधायक ना तोड़ लें, पार्टी ना तोड़ लें, सरकार ना गिरा दें, और रोज़ कोर्टों के हम चक्कर लगा रहे थे। तो वो हमारा जो स्ट्रगल का टाइम था उसमें तो ज़रूर जो है हम बैकफुट पे आए और इन्होंने जो है बढ़त हासिल की। मगर जब से अरविंद केजरीवाल जेल से आए हैं लगातार जो है अब ग्राफ बढ़ रहा है, और ये चीज़ मुझे भारतीय जनता पार्टी के कॉन्फिडेंस में भी दिखती है। जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता का मनोबल 1 महीने पहले था, अब वो नहीं है। अच्छा सौरभ जी, ये आपसे आखिरी सवाल ही होगा। आप दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेके बहुत एग्रेसिव हैं, ऐसा क्या लगता है कि आपको कि दिल्ली में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है क्या? अच्छा, मैं इसमें एक सवाल और ऐड ऑन करना चाहूँगा। ऐसा एक चीज़ और है कि भाजपा आपके ऊपर 2-3 मुद्दों को लेकर बड़ा एग्रेसिव रहती है कि जी उन्होंने स्कूल नहीं बनवाए पूरे 10 साल में, उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया, कोई अस्पताल नया नहीं बनवाया, हम लोगों का आयुष्मान योजना जो थी वो उन्होंने केंद्र सरकार की उन्होंने लागू नहीं किया। तो एक तो ये इनका जो जितना भी आपके ऊपर आरोप है, मैं ये जानना चाहूँगा कि इनके जो आरोप का जो भी आप, उसके अलावा जो ये सुरक्षा का जो मसला है, ये मसला आप बहुत ही एग्रेसिव होकर उठा रहे हैं, ऐसा क्यों? पिछले 10-11 साल में जब से हम लोग विधायक हैं, आप देखिए दिल्ली की जनरल पब्लिक जो है वो लॉ एंड ऑर्डर से काफ़ी परेशान है। और उसके मैं एग्जांपल सिर्फ आपको मर्डर से नहीं दूंगा। आप ये समझिए, आज से करीब 10-15 साल पहले महिलाएं अपने घर से निकलती थी तो अपनी कॉलोनी से बाहर भी जो है ना वॉक करती थी, शाम को भी सैर करने जो है मेन रोड पे निकल जाती थी, बुजुर्ग जो है मेन रोड तक निकल जाते थे। आज अगर आप देखोगे सिर्फ गेटेड कॉलोनी के अंदर महिलाएं वॉक करती हैं, बाहर नहीं कर रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है चेन स्नैचिंग ना हो जाए, मोबाइल स्नैचिंग ना हो जाए, बैग ना छिन जाए, लड़कों तक को डर है। ये डर धीरे 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 धीरे, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके लिए कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई इसके लिए अकाउंटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जनता कहती है भाई हम विधायक से कहते हैं, तो विधायक तो कहते हैं भाई तो हमारे पास है नहीं, केंद्र के पास है, और केंद्र तक अपनी बात पहुंचाने वाला कोई आदमी नहीं है। देखिए जो सांसद हैं
वो जनता की रीच के बाहर हैं कि अगर उसके घर चोरी हो गई तो वो सांसद के पास चला जाएगा, वो उसके लिए संभव नहीं है। उसके यहाँ चोरी हो गई, वो ले दे के विधायक के पास जा सकता है, पार्षद के पास जा सकता है, या अपने थाने में जा सकता है। तीनों जगह से जो है उसको निराशा मिलती है, क्योंकि जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है वो अपने आप में इतने पावरफुल मिनिस्टर हैं केंद्र सरकार के, तो वहाँ तक तो कोई पहुँच ही नहीं सकता। तो पूरी की पूरी लॉ एंड ऑर्डर भगवान भरोसे हो गई। अब जो पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड है, पिछले 1 साल का मैं कह सकता हूँ उसको, दिल्ली के अंदर इस तरीके के गैंग्स कभी एक्टिव नहीं थे। दिल्ली के अंदर क्या, मुंबई में भी 1990 1995 में गैंग्स एक्टिव हुआ करते थे, जब फिल्म के लोगों से, बिल्डरों से जो है फिरौती मांगी जाती थी। करेक्ट। उसके बाद जो सत्य जैसी पिक्चरें बनी और वास्तव जैसी फिल्में बनी उसके ऊपर। दिल्ली में आप देखिए जितनी भी गैंगस्टर्स की मूवी हैं, सबकी पृष्ठभूमि जो है मुंबई है, दिल्ली की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिल्ली में गैंग्स कभी एक्टिव नहीं रहे। दिल्ली के अंदर छोटी मोटी राइवलरी लोगों की होती थी, वो भी आउटर दिल्ली के अंदर उनकी आपस की होती थी। आज दिल्ली के अंदर कोई देश का ऐसा गैंग नहीं है जो एक्टिव ना हो। मैं नाम लेके उनको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं देना चाहता, मगर आप जो नाम सोचिए, और ये नाम दिल्ली वालों ने कभी सुने नहीं। मतलब मेरे को भी 1-2 से ज़्यादा नाम याद नहीं होते, क्योंकि इतने अजीब अजीब नाम है, हमने दिल्ली में सुने नहीं। और अखबारों में पूरा लिखा होता है कि फला गैंग ने फला गैंग से बातचीत कर ली, फला ने अपना काम उसको दे दिया, उसका उससे दुश्मनी हो गई, इसलिए उसने उसके आदमी को मार दिया, उसने उसको। मतलब इतनी एक्टिविटी गैंग्स की दिल्ली में कभी नहीं थी। और दूसरी बात, ये सारे गैंगस्टर्स कहाँ बैठे हैं? जेलों में बैठे हैं। भाई ये जेलों से कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? जेल जहां पे आप अरविंद केजरीवाल की पूरी भी गिन लेते हो कि इसने 2 पूरी खाई थी, इसने आधा आम खाया था, ठीक है, वहां आप इन गैंगस्टरों को, आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे पूरा का पूरा मंडोली जेल से और गुजरात की साबरमती जेल से कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? क्या केंद्र सरकार की मर्जी के बिना ये हो रहा है? तो और जिस तरह से देखिए, अगर आप बहुत बड़े व्यापारियों से पैसा ले रहे हैं, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आज आप किन से पैसा मांग रहे हैं? आप एक हलवाई की दुकान वाले से 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। आज आप एक प्रॉपर्टी डीलर से ले रहे हैं। आज आप जो है एक सेकेंड हैंड कार का शोरूम चलाने वाले से 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, और नहीं मांगनी तो आपने 20 राउंड उसकी दुकान में घुस के गोलियां चलाई। आप छोटे छोटे होटल मालिकों से पैसा मांग रहे हैं, मतलब जिम ओनर से आप 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। तो आज जिस लेवल की दहशत दिल्ली के व्यापारी में है, ऐसी दहशत नहीं थी। और मैं आपको बड़ी उससे बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत क्या कहते हैं, जिम्मेदारी से। ऐसे बहुत सारे व्यापारी हैं जो आज दिल्ली में अपनी प्रोटेक्शन मनी दे रहे हैं। आज बहुत सारे व्यापारी जब अपना खाता बनाते हैं ना, खाते में प्रोटेक्शन मनी का अलग पैसा लिखने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 1 साल में इतना खर्चा इसमें भी होने वाला है। अपना खर्चे में लिखने लगे हैं। किस नाम से लिखते हैं वो पता नहीं, मगर वो उसको डाल रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर जो दहशत है वो एक परेशानी है, और केंद्र सरकार उस पर कुछ नहीं कर पा रही, ये दूसरी परेशानी है। अब दिल्ली के मन में ये सवाल है कि भाई हमने जब अरविंद केजरीवाल को सरकार बनवाई तो हमने उनको काम दिया, बिजली का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये काम इनके थे। आपको तो एक ही काम दिया था, पुलिस का। आप उसमें पूरी तरह से फेल, और पुलिस भ्रष्ट कितनी है। मतलब आप 100 लोगों का इंटरव्यू ले लो, 100 लोगों से पूछो आप में से पुलिस से पाला आपका पड़ा है, अगर 70 लोगों का पाला पड़ा होगा, 70 में से 70 लोग कहेंगे कि पैसे दे के आए। 70 में से 70। अच्छा, और दूसरी बात, वो बेचारे इतने भी हकदार नहीं है कि इसकी शिकायत किससे करें, कि पुलिस हमसे पैसा ले रही है, दिन रात ले रही है, इसकी शिकायत किससे करें? कोई है ही नहीं। अच्छा सर, एक ना हमारे पास एक कॉलम है रैपिड फायर का, उसमें आप किसी के बारे में बस एक शब्द में उनको बताना है। अच्छा, उनके बारे में? हाँ। बुरा बताना, अच्छा बताना? वो आपके ऊपर। ठीक है। केजरीवाल साहब बहुत शार्प हैं, आतिशी बहुत सिंसियर हैं। वीरेंद्र सचदेवा पद बड़ा है, आदमी छोटे हैं। मनोज तिवारी दिल्ली नहीं समझते। देवेंद्र यादव राहुल की कॉपी करते हैं मगर है नहीं। तो ये थे आज हमारे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, जिन्होंने आज बड़ी बेबाकी के साथ हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। सौरभ भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।